हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी तरह अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। अभी के इस लेक्चर में मैं कोशिश करूंगा कि जो क्लास 8th का काइनेमेटिक्स है पियर्सन आईआईटी फाउंडेशन सीरीज़ से, वैसे उसी का होना कोई ज़रूरी नहीं है। काइनेमेटिक्स हम लोग जनरली पढ़ने की कोशिश करेंगे, बट तब भी हम कोशिश ये करेंगे कि काइनेमेटिक्स में जितनी सारी बातें क्लास 8th के पियर्सन आईआईटी फाउंडेशन में लिखी हुई हैं उन सारी चीज़ों को मैं समझा पाऊँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो काइनेमेटिक्स की अगर बात करें तो बेसिकली हम लोग मोशन के बारे में डिस्कशन करेंगे, और बेसिकली क्या होता है कि फोर्स का जो इफ़ेक्ट है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। फोर्स का इफ़ेक्ट क्या होगा, बॉडी रेस्ट से मोशन में आ सकता है, बॉडी मोशन से रेस्ट में आ सकता है, बॉडी चल रही है तो फास्ट हो सकती है, स्पीड बढ़ सकती है, चल रही है तो ब्रेक लगाने से स्पीड घट सकती है। ये सारी चीज़ें फोर्स का इफ़ेक्ट है। डायरेक्शन चेंज हो सकती है। ये सारी चीज़ों के बारे में पढ़ने को हम कहते हैं मैकेनिक्स। वैसे मैकेनिक्स के बहुत सारी ब्रांचेज है, क्वांटम मैकेनिक्स है वगैरह वगैरह, पर हम लोग कौन से मैकेनिक्स के बारे में बात करेंगे, हम लोग बात करेंगे बस रिजिड बॉडीज़ के बारे में। किसके बारे में? रिजिड बॉडी के बारे में। ये आपको ख्याल में रहे। व्हाट इज़ रिजिड बॉडी? रिजिड बॉडी एक ऐसा बॉडी है जो आइडियल रिजिड बॉडी की हम बात करें तो वो ये होता है कि उस पर फोर्स लगा के उसके शेप को हम क्या नहीं कर सकते, डिफॉर्म नहीं कर सकते। मतलब फॉर्मेशन को, उसके फॉर्मेट को, वो जिस तरह की वो किसकी बनावट है उसमें हम बदलाव नहीं ला सकते हैं। जैसे हम लोग अपने आप को रिजिड मानते हैं, सॉलिड्स आर रिजिड, लेकिन आइडियल रिजिड हम लोग नहीं है। हमको दाब के, हमको दबाया जा सकता है, हमको खींचा जा सकता है, ये सारी चीज़ें की जा सकती हैं। मतलब डिफॉर्मेशन पॉसिबल है फोर्स लगा के, बट तब भी अप्रॉक्सीमेट करके हम लोग बॉडी को रिजिड मानेंगे। तो रिजिड बॉडी की बात करेंगे। और जो मोशन की बात अभी हम लोग शुरू में करेंगे उसमें ये, जैसे एक बस चल रही है तो क्या बात करें, बस की डेंसिटी मान लेते हैं यूनिफॉर्म है, वैसे बस नहीं है, एक बॉडी है जो चल रही है आगे। तो इस बॉडी के कौन से पार्ट की बात करेंगे हम लोग? अभी मानेंगे कि बॉडी का एक सेंटर है जिसको हम सेंटर ऑफ मास कहते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि इसकी डेंसिटी यूनिफॉर्म हो, मतलब डेंसिटी में बदलाव ना हो, हर जगह डेंसिटी सेम हो। तो इसका जो सेंटर है उसी को हम सेंटर ऑफ मास मानेंगे। अलग बात है भी, सेंटर ऑफ मास का कोई डिस्कशन नहीं करना है। तो बात यह है कि मोशन मतलब फोर्स का जो इफेक्ट है उसके बारे में डिस्कशन जो करते हैं उसको मैकेनिक्स कहते हैं। और अगर किसी बॉडी पर, जैसे इधर से मैंने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, वैसे फोर्स नहीं जानते, जान लीजिए फोर्स लगा रहे हैं हम, जितना फोर्स इधर से लगा रहे हैं उतना ही फोर्स इधर से भी लगा रहे हैं। तो अब समझ जाइए इस डायरेक्शन में बॉडी पर नेट फोर्स कितना हो गया? 0 हो गया। और अगर एक बॉडी ऐसा है, मैं 10 न्यूटन फोर्स ऐसे लगाया, 10 न्यूटन फोर्स ऐसे लगाया, तो ये बॉडी क्या करने लगेगी? घूमने लगेगी। ये बात समझ रहे हैं आप? तो अगर यहाँ पे 10 न्यूटन लगाते, यहाँ लगाते तो बॉडी घूमने नहीं लगती। तो आपको ख्याल रखना कि घूमे भी ना, तो वो आपका रोटेशनल फोर्स है। कौन सा फोर्स है? टोटल जितने सारे फोर्सेस हैं वो सारे फोर्स मिलके अगर 0 हो जाए तो बॉडी रेस्ट में थी तो रेस्ट में ही रहेगी। फिर बाद में सीखिएगा मोशन में रहने से उसकी वेलोसिटी, मतलब उसके स्पीड और उसके डायरेक्शन में बदलाव नहीं आएगा। इतनी बातें आपको नहीं समझनी है। तो वो जो नेट फोर्स 0 हो जाए और बॉडी रेस्ट में रहे तो उसको बोलते हैं, उस डिपार्टमेंट को हम स्टैटिक्स नाम दिए हैं। ये किताब के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, अगर इंटरनेट में सर्च कीजिएगा तो बहुत सारी बातें और भी आपको मिलेंगी। ठीक है, एक बात हो गई स्टैटिक्स। तो मैकेनिक्स के अंदर एक पार्ट हमने जान लिया, उसको हमने क्या बोला? स्टैटिक्स। तो मैकेनिक्स में एक बात होगी स्टैटिक्स। हम बात करेंगे रिजिड बॉडीज़ की। इसमें जो बॉडी चलेगी तो उसका मोशन के जो बारे में डिस्कशन करेंगे, उसकी वेलोसिटी के बारे में डिस्कशन करेंगे, उसकी स्पीड के बारे में जब डिस्कशन करेंगे तो कौन सा पार्ट लेंगे? उस बॉडी का एक हम सेंटर के बारे में डिस्कशन करेंगे जिसको हम सेंटर ऑफ मास कहेंगे। और एक बात है इसमें क्या है कि जो बॉडी है ना, दो तरह की बॉडीज़ होगी। एक बॉडी है अगर उसका जो साइज़ है उसके रिस्पेक्ट में अगर वो डिस्टेंस कवर कर रहा है, उसका मोशन में जो डिस्टेंस कवर हो रहा है वो साइज़ उसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ना हो, तो उसको हम पार्टिकल बोलेंगे। क्या बोलेंगे बताइए? पार्टिकल। ये सब अप्रॉक्सीमेशन है। पार्टिकल केमिस्ट्री में कुछ और होगा, यहाँ पे कुछ है पार्टिकल, या इसको बोलेंगे पॉइंट मास ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑब्जेक्ट, पार्टिकल या पॉइंट ऑब्जेक्ट में क्या होगा कि मोशन के ड्यूरिंग, जब मोशन की बात करेंगे उसके मोशन के ड्यूरिंग हम उसके साइज़ को हम इग्नोर कर सकते हैं। अगर इतना कर सकें तो उसको हम बोलेंगे पॉइंट ऑब्जेक्ट या पार्टिकल, वरना वो ऑब्जेक्ट ही रहेगा। तो एक बात हो गई मैकेनिक्स में हम लोग फोर्स के इफेक्ट में जो बातें हुई, मोशन होगा बॉडी का, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और अगर टोटल फोर्सेस 0 हो जाए तो बॉडी रेस्ट में थी तो रेस्ट में रहेगी। और एक बात होगी जो अभी डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, उस डिपार्टमेंट को हम स्टैटिक्स कहते हैं। उसके बाद आता है डायनेमिक्स, जो आपकी किताब में होगी। डायनेमिक्स में हम मोशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। इसमें भी 2 बातें होंगी, एक होगा काइनेमेटिक्स और एक होगा काइनेटिक्स।
ये काइनेटिक्स की अगर बात करें, ये केमिस्ट्री में कुछ और है। तो काइनेमेटिक्स में जो मोशन की बात करेंगे, इसमें उसके कॉज के बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे कि फैक्ट उसका कॉज क्या है। एक बॉडी अगर रेस्ट से मोशन में आती है तो उसमें हमको नेट फोर्स उस डायरेक्शन में लगाना पड़ता है, तो उसके बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे। बस बॉडी मोशन में आया तो बॉडी डिस्टेंस कवर करेगा, बॉडी का डिस्प्लेसमेंट होगा, बॉडी में एक्सेलरेशन होगा, बॉडी की स्पीड होगी, बॉडी की वेलोसिटी होगी, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। बट रीज़न क्या है? फोर्स के बारे में और बहुत सारी चीज़ों के बारे में वो काइनेमेटिक्स में पढ़ेंगे, काइनेटिक्स में पढ़ेंगे। तो डायनेमिक्स में मोशन के बारे में पढ़ेंगे, और प्योर मोशन के बारे में कहाँ पढ़ेंगे? काइनेमेटिक्स में। और मोशन के कॉज के बारे में डिस्कशन कहाँ करेंगे? काइनेटिक्स में। तो ये सारी छोटी छोटी बातें हो गई, और मैंने पार्टिकल और पॉइंट ऑब्जेक्ट के बारे में डिस्कशन कर दिया। तो ये सारी बातें हो गई। अब हम लोग ये जानेंगे कि रेस्ट और मोशन क्या है। हमारा जो एकदम कोर टॉपिक है वो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। इतनी सारी बातें आप कॉपी कर लें, तो आप नेक्स्ट लिखें रेस्ट एंड मोशन। ओके, चलिए नेक्स्ट हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। ये ज़्यादा नहीं भी समझ आया तो अब यूँ समझ जाए, ये पूरी बातों में हम लोग मोशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले यही ना जानना है कि मोशन है क्या आखिर। तो आप लिखें टॉपिक रेस्ट एंड मोशन। रेस्ट एंड मोशन को समझने के लिए हमको दो बातें समझनी है। एक बात होती है रिलेटिव और एक बात होती है एब्सोल्यूट। इसमें क्या क्या समझना है बताइए? रिलेटिव और एब्सोल्यूट। चलिए इस पर बहुत ज़्यादा हम बात नहीं करेंगे, बहुत आराम से आपको बात समझ आ जाएगी। वो ये कि जैसे रिलेटिव की बात करें, जैसे एक मैं मान लूँ कि दो बंदा है ए और बी, तो ए इज़ फादर ऑफ बी, तो हम कह सकते हैं ना बी इज़ सन ऑफ ए। लेकिन ए एक नाम है, बी एक नाम है। ये जो नाम है ना, उसका उस नाम के बारे में अगर डिस्कशन करें, मैं नाम ए और बी लिया, हो सकता है राम श्याम हो, उसका नाम मैंने ही कुछ लिया, तो ए और बी हैं, तो ए बी के अब्बा हैं। तो ये जो फादर है ना, ये एक रिलेटिव टर्म है। अब ए फादर है, ये सबका फादर नहीं होगा, बट ए सबके लिए ए ही होगा। जो नाम है उनका, वो सबके लिए वही नाम होगा। जो बी नाम है वो सबके लिए वही होगा। बट बी अगर बेटा है ए का, तो बी सबका बेटा नहीं है, बी ए का बेटा है और उनकी अम्मी जो होंगी उनका बेटा है। इसके अलावा किसी का पोता होगा, किसी का भाई होगा, किसी का कुछ और होगा, बट बी एक बेटा है। बट बी तो बी है ना, ए है, तो जो बदल नहीं सकता किसी के रिस्पेक्ट में, उसको हम एब्सोल्यूट कहते हैं। तो यहाँ पे एब्सोल्यूट कौन है? ए और बी। बट फादर और सन होना ये क्या है? रिलेटिव बात है। आप समझ गए किसको हम रिलेटिव बात कहते हैं? जब हम किसी टर्म को डिफाइन करने के लिए किसी दूसरे का सहारा लें, जैसे फादर है, तो ए फादर है, किसी का होगा। ए तो बस फादर नहीं हो सकता ना, अकेले में किसी का होगा। बट ए तो अकेले में ए है, ए को किसी की ज़रूरत नहीं ए होने के लिए, बट ए को फादर होने के लिए दूसरे की ज़रूरत है। तो वैसे सिचुएशन में उसको हम रिलेटिव बात कहते हैं। कौन सी बात कहते हैं? रिलेटिव बात। तो दो बातें आप समझ गए, एक को हम रिलेटिव कहते हैं, एक को एब्सोल्यूट कहते हैं। एग्जैक्टली वैसे ही अगर आप पानी की बात करें, पानी गर्म है, तो अगर आप छुए और आपके हाथ का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है और पानी का टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस है, तो जब आप छुएंगे तो आपको लगेगा पानी गर्म है। लेकिन एक बंदा है जो जिसको फीवर है या उसका हाथ गर्म है, जिसका हाथ 40 डिग्री सेल्सियस में, तो वो जब छुएगा 35 डिग्री सेल्सियस वाला पानी को, तो उसको गर्म नहीं बोलेगा, वो ठंडा बोलेगा। सेम पानी है, पानी तो दोनों के लिए पानी है, बट एक के लिए ठंडा है और एक के लिए गर्म है। दैट इज़ ठंडा या गर्म होना क्या बात हो गई? रिलेटिव बात हो गई। एग्जैक्टली वैसी ही बात हम लोग रेस्ट एंड मोशन में करेंगे। रेस्ट एंड मोशन ये दोनों भी कैसे टर्म्स हैं? दीज आर रिलेटिव टर्म्स। इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए एक हम मान लेते हैं कि एक पोजीशन, हम वन डायमेंशन की बात कर रहे हैं अभी, 1D में ही हम 1D का मतलब ये है कि हम स्ट्रेट लाइन की ही बात करेंगे, अभी कोई हम लोग 2 डायमेंशनल बात नहीं करेंगे। ठीक है, अब मान लेते हैं 0 1 2 3 4, ये मीटर है मान लेते हैं। ठीक है, इस तरह से -1 मीटर, -2 मीटर, मैंने पोजीशन डिफाइन कर दिया कि ये 0 है। ये पोजीशन हम पे डिपेंड करता है, हम किसको 0 माने। कहीं पे हमने 0 मान लिया, 1 मीटर, उसके बाद कितना मीटर? 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर। ठीक है, कोई बात नहीं है। अब क्या होगा कि मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारा एक ऑब्जेक्ट है ए और दूसरा ऑब्जेक्ट है बी। आप समझने की कोशिश करें, दूसरा ऑब्जेक्ट है बी, जो कहाँ पे है बताइए? दूसरा ऑब्जेक्ट है बी, जो 1 मीटर में है।
ठीक है। इनिशियली मतलब टाइम का वैल्यू 0 हम मान के बात कर रहे हैं अभी। 0 टाइम मतलब जब हम शुरू करें उसको 0 टाइम मान सकते हैं, ठीक है। और टाइम कभी पीछे नहीं जाता है, टाइम हमेशा आगे जाता है, तो टाइम का इंटरवल हमेशा पॉजिटिव आएगा। आप समझ पा रहे हैं? जैसे आप 1 सेकंड में शुरू करें तो वो 0 सेकंड में अब नहीं जा सकता, 1 सेकंड के बाद 2 सेकंड होगा, 3 सेकंड होगा, 4 सेकंड होगा। आप अपने पोजीशन को चेंज नहीं करेंगे, इससे कोई मतलब नहीं, बट टाइम हमेशा कहाँ जाएगा? आगे जाएगा। तो 0 टाइम में एक बंदा है ए जो 0 में है और बी बंदा 1 मीटर में है, ठीक है। अब क्या हुआ, अब ये बी चलना शुरू करा। बी मान लेते हैं, ये बी की अगर बात करें, ये 2 मीटर पर सेकंड जा रहा है और ये जा रहा है कितने सेकंड के लिए? 3 सेकंड्स के लिए। अब बताइए बी अगर 1 सेकंड में 2 मीटर चला तो इस 3 सेकंड्स के लिए ये बी कहाँ चला जाएगा? 6 मीटर में पहुंच जाएगा। दैट इज आफ्टर 3 सेकंड, आफ्टर 3 सेकंड्स मतलब ये आ जाएगा कहाँ पे? बी होगा कितने सेकंड्स के बाद? 3 सेकंड के बाद 6 मीटर में आ जाएगा। अब आप खुद बताइए, शुरू में अगर हम बात करें, ठीक है, टाइम बराबर 0 में शुरू हुआ, लेकिन और ये जो शुरू हुआ टाइम बराबर 0 में, लेकिन ये जो ए और बी है, ए और बी जो रेस्ट में रहा, बस आप समझिए मैं जो कहना चाह रहा हूँ, ये रहा आपका 2 सेकंड्स के लिए। तो आप यूँ बताइए, जब 2 सेकंड्स जब हमने देखना शुरू किया, 2 सेकंड्स तक ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस है या ए और बी के बीच का जो आप फासला देखेंगे, दोनों के बीच का जो मतलब दोनों के बीच की जो दूरी है, दोनों के बीच में जो अंतर है, मतलब ये एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, ये कितना मीटर का? 1 मीटर का। फर्स्ट सेकंड में भी 1 मीटर रहा और सेकंड में भी 1 मीटर रहा। फिर क्या हुआ, वो तीसरे सेकंड में चलना शुरू किया, चौथे सेकंड, 5वें सेकंड तक, मतलब 3 सेकंड्स लगा, 3 सेकंड्स तक ये क्या होगा? ये बी चलना शुरू किया। तो मतलब तीसरे सेकंड में चलना शुरू किया। हम ये कह रहे हैं 1 सेकंड में, 2 सेकंड में ये क्या हुआ? 1 सेकंड में, 2 सेकंड में, मतलब दूसरे सेकंड तक ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है डायरेक्ट वाला, उसमें कोई बदलाव नहीं आया। ये जितनी दूरी पर था बी ए से उतनी ही दूरी पर था जितनी दूरी पर पहले था। बात समझ आ रही है? ए बी की तरफ जितना जिस डायरेक्शन में था, डायरेक्शन में भी कोई बदलाव नहीं आ रहा है। लेकिन जो ही तीसरा सेकंड शुरू हुआ, कितना सेकंड? तीसरा सेकंड, चौथा सेकंड और 5वें सेकंड के लिए, ये 3rd सेकंड, 4th सेकंड और 5th सेकंड की बात, ये 1st सेकंड और 2nd सेकंड की बात हो रही है। तो 3rd सेकंड, 4th सेकंड और 5th सेकंड के इंटरवल में अगर देखें, 3rd सेकंड से लेकर 5th सेकंड तक, वो क्या हुआ कि बी चलना शुरू किया। दैट इज बी अब ए से दूर हो रहा है। जब बी ए से दूर हो रहा है, जब ये 2 मीटर में पहुंचा, 3 मीटर में पहुंचा, 1 सेकंड के बाद कहाँ पहुंच गया? 3 मीटर में। तो 1 सेकंड के बाद, दैट इज 3rd सेकंड में, अब ये ए से कितनी दूरी पर है? 3 मीटर दूर है। और बी भी ए से दूर है और ए भी बी से दूर है। अलग बात है ए यहाँ से नहीं जा रहा है आगे, लेकिन ए अगर बी से दूर हो रहा है तो बी से ए भी क्या हो रहा है? दूर हो रहा है। मतलब हम ये कह रहे हैं बी ए से दूर हो रहा है तो ए भी बी से दूर हो रहा है। आप यूं समझ जाएं, मान लेते हैं कि एक और मैं ले लिया, एक लिया मैंने सी, ठीक है। अब बताइए बी जब यहाँ से आगे बढ़ रहा है, 2 सेकंड के बाद, 3 सेकंड्स के बाद ये कहाँ पहुँच गया? 6ठे मीटर में, मतलब 6 मीटर वाला पोजीशन में। दैट इज ए बी से अब क्या हो रहा है बताइए? 3 सेकंड, 4 सेकंड और 5 सेकंड के लिए बी ए से दूर हो रहा है और ए भी बी से दूर हो रहा है। अब अगर ऐसे माने ये नॉर्थ है, ये क्या है हमारा? वेस्ट, सॉरी नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। अब बताइए बी किधर जा रहा है? बी जा रहा है ईस्ट की तरफ। बी किधर जा रहा है बताइए? ईस्ट की तरफ। और बी के रिस्पेक्ट में ए भी जा रहा है किधर बताइए? वेस्ट की तरफ। ये आपको समझने की बात है। जब बी जा रहा है दूर किससे? ए से, तो ए भी बी से दूर जा रहा है। बी इधर जा रहा है और बी के रिस्पेक्ट में ये इधर जा रहा है। दैट इज बी जा रहा है ए के रिस्पेक्ट में ईस्ट की तरफ और ए जा रहा है बी के रिस्पेक्ट में वेस्ट की तरफ। दोनों ही एक दूसरे के रिस्पेक्ट में उन 3 सेकंड्स के लिए मोशन में है। दैट इज उस टाइम इंटरवल में मोशन में है। बात समझ आ रही है? लेकिन अब इस टाइम इंटरवल में अगर आप ए और सी की बात करें, किसकी बात करें? इस पूरे 5 सेकंड्स में ए और सी के बीच का जो डिस्टेंस है, ए के रिस्पेक्ट में जो सी का डायरेक्शन है और सी के रिस्पेक्ट में जो ए का डायरेक्शन है,
उसमें कोई बदलाव नहीं आ रहा है। दैट इज ए और सी के बीच के जो पोजीशंस हैं एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, उसमें कोई बदलाव नहीं आ रहा है, लेकिन बी का पोजीशन ए के रिस्पेक्ट में बदल रहा है तीसरे सेकंड, चौथे सेकंड और पांचवें सेकंड्स के लिए। मतलब हमने 5 सेकंड्स के लिए एक्सपेरिमेंट किया, तो 2 सेकंड्स तक ए और बी के बीच में जो पोजीशन है एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, जो पोजीशन है टाइम के साथ कोई नहीं बदला, लेकिन तीसरे सेकंड से बदलना शुरू हुआ, बट सी का ए के रिस्पेक्ट में बदलना नहीं शुरू हुआ। दैट इज बी ए के रिस्पेक्ट में तीसरे सेकंड से पांचवें सेकंड तक मोशन में रहा, बट सी शुरू से लेकर लास्ट तक ए के रिस्पेक्ट में रेस्ट में रहा। और जब ए मोशन में है किसके रिस्पेक्ट में, बी के रिस्पेक्ट में, तो बी भी मोशन में है ए के रिस्पेक्ट में। दैट इज मोशन में होना एक दूसरे के साथ होता है। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं, दैट इज बी जा रहा है किधर, ईस्ट की तरफ ए के रिस्पेक्ट में, तो ए बी के रिस्पेक्ट में वेस्ट की तरफ जा रहा है। दैट इज बी का ए के साथ मोशन होना, मतलब ऐसा नहीं है कि ए मोशन में हो जाएगा बी के साथ तो बी ए के साथ मोशन में नहीं है। दैट इज मोशन में जब होगा तो दोनों एक साथ ही होगा, बट एक होगा ईस्ट की तरफ तो एक होगा वेस्ट की तरफ। मेरी बात समझ आ रही है? तो एक बात समझ गए कि टाइम के साथ अगर एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के रिस्पेक्ट में अपना पोजीशन चेंज करता है तो दोनों ही एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या होता है, मोशन में। और अगर पोजीशन चेंज नहीं करता है तो रेस्ट में। तो जिसके रिस्पेक्ट में हम बात करेंगे उसको हम कहेंगे सराउंडिंग, इस बुक के अकॉर्डिंग, या रेफरेंस बोलेंगे, या क्या बोलेंगे, रेफरेंस। तो मैं लिख देता हूं, इफ अ पार्टिकल इज चेंजिंग क्या, इट्स पोजीशन, इसको हम पोजीशन कहते हैं। ये 1 मीटर में, ये 0 के रिस्पेक्ट में 1 मीटर आगे था, मतलब ईस्ट की तरफ था, लेकिन अब ये तीसरे सेकंड से चलना शुरू हुआ, मतलब क्या चेंज कर रहा है, पोजीशन। जब बी ए के रिस्पेक्ट में अपना पोजीशन चेंज कर रहा है तो ए भी बी के रिस्पेक्ट में अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, बट एक दूसरे के ऑपोजिट। इफ अ पार्टिकल इज चेंजिंग इट्स पोजीशन, WRT का मतलब विथ रिस्पेक्ट टू, विथ शॉर्ट में लिखा जाता है उसको, विथ रिस्पेक्ट टू अनदर पार्टिकल विथ टाइम। टाइम का बदलना जरूरी है, टाइम कभी पीछे नहीं हो सकता, पोजीशन आगे पीछे हो सकता है बट कभी भी, और पोजीशन 0 कहाँ लेंगे वो हम पर डिपेंड करता है। इसको हम इंक्रीजिंग मान रहे हैं, दैट इज -2 से -1 हुआ, -1 से 0 हुआ, ये आगे बढ़ रहा है, मतलब पॉजिटिव, मतलब इधर पोजीशन बढ़ रहा है, इधर पोजीशन क्या होगा, घटेगा। ठीक है। इफ अ पार्टिकल इज चेंजिंग इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू अनदर पार्टिकल विथ टाइम, देन particles are in motion with respect to each other। ठीक है। उसी तरह से मैं बोलूँ अगर, if a particle is not changing, या changing है, is not changing its position with respect to another particle with time, then particle, यहाँ पार्टिकल क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे साइज को हम इंपॉर्टेंस नहीं देंगे। then particles are at rest with respect, रेस्ट के साथ एट लगता है, मोशन के साथ इन लगता है, ख्याल में रखें, विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। तो जब एक टर्म को डिफाइन करने के लिए दूसरे की ज़रूरत पड़ती है तो ऐसे सिचुएशन में उसको हम रिलेटिव टर्म्स कहते हैं, एब्सोल्यूट नहीं कहते हैं। दैट इज रेस्ट एंड मोशन आर कैसा टर्म्स, रिलेटिव टर्म्स। आई थिंक ये बात समझ आ गई। दैट इज तीसरे सेकंड से लेकर पांचवें सेकंड तक, दैट इज थर्ड सेकंड, फोर्थ सेकंड और फिफ्थ सेकंड के लिए अगर हम बात करें, मतलब दूसरा सेकंड जब ख़त्म हुआ, दूसरे से तीसरा हुआ, चौथा हुआ, तीसरा चौथा से पाँचवा, 3 सेकंड्स के लिए बी ए के रिस्पेक्ट में मोशन में रहा और ए भी बी के रिस्पेक्ट में मोशन में रहा, बट ए सी के रिस्पेक्ट में रेस्ट में रहा और सी ए के रिस्पेक्ट में रेस्ट में रहा। मतलब जब रेस्ट में रहेगा तो दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रहेगा। दैट इज ए मोशन में भी हो सकता है और रेस्ट में भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है दूसरे पे, इसीलिए इसका नाम है रिलेटिव टर्म्स। बात समझ आ रही है? एब्सोल्यूट नहीं है। रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। उतारे? आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट एक टॉपिक की बात करेंगे, उसका नाम है स्केलर्स एंड वेक्टर्स। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। क्या पढ़ेंगे? स्केलर्स एंड वेक्टर्स।
हाँ, इस पे एक एग्जांपल दे सकते हैं। जैसे आप घर जाते हैं ना, तो ये मैं भूल ही गया था बोलना, तो घर जाते हैं तो क्या बोलते हैं कि मेरा घर आ रहा है, माई होम इज़ कमिंग, और आप कहते हैं कि मेरा स्कूल आने ही वाला है अब, ठीक है ना। या ट्रेन में आप जब बैठे होते हैं तो बोलते हैं स्टेशन आ रहा है, और जब आप स्टेशन में रहते हैं तो आप बोलते हैं ट्रेन आ रहा है, या बस आ रही है आप कहते हैं। अब बस में बैठ जाते हैं तो बोलते हैं कि अरे अरे मेरा घर अब आने वाला है। ये एक्चुअली आप सही बोलते हैं। जब आप बस से अपने घर की तरफ जाते हैं तो आपका घर भी आपकी तरफ आता है, दोनों एक दूसरे के नज़दीक आता है। रिलेटिव बात, ये समझने की कोशिश कीजिएगा। ओके, अब नेक्स्ट हमारा होगा स्केलर्स एंड वेक्टर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है स्केलर्स एंड वेक्टर्स? देखिए, अब बात करते हैं हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज़ की। फिजिकल क्वांटिटीज़, सिंपल सी बात है, फिजिकल क्वांटिटी कहते किसको हैं? जिसको हम मेज़र कर सकते हैं। जैसे हमारे बॉडी की बात करें, एक घर की बात करें, तो घर सुंदर है बट उसकी सुंदरता को मेज़र नहीं कर सकते। वो ब्यूटीफुल है बट उसकी ब्यूटी को मेज़र नहीं कर सकते। जिसको मेज़र नहीं कर सकते वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, ठीक है। जैसे टाइम को मेज़र कर सकते हैं सेकंड में, तो टाइम एक फिजिकल क्वांटिटी है। डिस्टेंस कवर्ड को मेज़र कर सकते हैं, लेंथ को मेज़र कर सकते हैं, ब्रेथ को मेज़र कर सकते हैं। वॉट एवर द क्वांटिटी, इफ़ यू कैन मेज़र दैट इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ तो हम लोग अलग बात है मेजरमेंट में पढ़ेंगे, बट यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटीज़ को दो भागों में बांटा गया। दो तरह से, मतलब दो तरीके से बांटा गया। एक स्केलर्स होंगे और एक वेक्टर्स होंगे, ठीक है। जब फिजिकल क्वांटिटीज़ होगी तो उसको तो मेज़र करना है ही, मतलब मेज़र करेंगे तो उसमें तो कुछ वैल्यू होगा ना। जैसे आप डिस्टेंस मेज़र कर रहे हैं तो क्या होगा, 5 मीटर होगा या 10 किलोमीटर्स होगा। ये किलोमीटर क्या यूनिट है, मीटर क्या यूनिट है, इसका 5 है, इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू। ये पूरा मिलके इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड। क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड। बात समझ आ रही है? तो कोई भी टाइम की बात करें, टाइम इंटरवल 10 सेकंड्स, 5 सेकंड्स, ये सब क्या मैग्नीट्यूड है। तो जब भी हम किसी फिजिकल क्वांटिटी की बात करेंगे तो उसमें मैग्नीट्यूड तो मस्ट, दैट इज चाहे वो स्केलर हो या वेक्टर हो, इसमें क्या होगा, मस्ट, क्या, मस्ट हैव मैग्नीट्यूड। इसमें भी मैग्नीट्यूड होना जरूरी है, और वेक्टर में भी क्या होगा, मस्ट हैव मैग्नीट्यूड। अब एक इंपॉर्टेंट बात होती है। क्या बात होती है कि स्केलर्स की अगर बात करें तो स्केलर में एडिशन का इशू है। मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। देखिए, अगर आप बोलें, मानते हैं कि मैंने क्या लिया, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। ये आपको पता होना चाहिए हॉरिजॉन्टल, ये तो वर्टिकल है मेरे बोर्ड के अकॉर्डिंग, लेकिन आप जब कॉपी में लिखिएगा तो हॉरिजॉन्टल एक प्लेटफॉर्म बनेगा, वहाँ पे नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट होता है। किसी एक डायरेक्शन को फिक्स कीजिएगा, अपने आप ये चारों फिक्स हो जाएगा। मानते हैं कि किसी ने कितना चला, 4 मीटर, किधर चला, साउथ की तरफ। किसी ने किधर चला, मैंने गलत कर दिया शायद, ये नॉर्थ, साउथ गलती होती है, वेस्ट, ईस्ट। मानते हैं कि मैंने 4 मीटर चला किधर, ईस्ट की तरफ, और ख्याल आया कि हमको मुड़ना है, और कितना मुड़ना है, 90 डिग्री मुड़ना है, मतलब नॉर्थ की तरफ जाना है। और हम फिर कितना चले, 3 मीटर। तो ये हमारा रास्ता है, ए से बी। वैसे और बहुत सारी बातें हम लोग पढ़ेंगे, बट इससे ही समझने की कोशिश करेंगे। रास्ता है, और हमने कितना टर्न मारा, 90 डिग्री, मतलब हम नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं। तो अब कोई अगर पूछे तो व्हाट इज़ द डिस्टेंस कवर्ड, तो आप अगर ऐसे चलें, या आप ऐसे मुड़ जाते, या आप ऐसे चले जाते, या ऐसे चले जाते, किसी भी कंडीशन में आपका जो डिस्टेंस कवर होता है ना, वो 4 मीटर प्लस 3 मीटर होता है। फिर मैं कह रहा हूँ 4 मीटर आप चले, और अगर आप सीधे 3 मीटर चले जाते तो भी आपका डिस्टेंस कवर्ड कितना होता, 7 मीटर। आप आपने 90 डिग्री ऊपर टर्न मारा या नीचे टर्न मारा, इसकी वजह से डिस्टेंस कवर्ड में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब जब आप जोड़ते हैं तो ये बिल्कुल सिंपल सा अरिथमेटिक एडिशन है जो आप पहले से करे हुए हैं। तो वो वाला जो एडिशन है वो जो फॉलो करेगा, दैट इज़ बेसिकली, अगर जो भी फिजिकल क्वांटिटी इसको फॉलो करेगा, दैट इज़ कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। दैट इज़ डिस्टेंस कवर्ड। हर एक केस में डिस्टेंस कवर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे, हर एक केस में कितना होगा, 4 मीटर प्लस 3 मीटर इज इक्वल टू 7 मीटर। लेकिन अब देखें, डायरेक्ट जो होगा ना, इनिशियल और फाइनल, इनिशियल से फाइनल का जो डायरेक्ट डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। इस केस में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, आपको पाइथागोरस थ्योरम जानना चाहिए। 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर का रूट, 4 स्क्वायर 16 प्लस 9 25 का रूट कितना आएगा, 25 का रूट, दैट इज 5 मीटर। आप खुद देखें, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। इसका मैग्नीट्यूड की तरफ से, डायरेक्शन ए से सी की तरफ है, ऐसे,
जो एंगल कितना बनाएगा 37 डिग्री, मतलब ईस्ट से कितना एंगल बना रहा है 37। यहाँ पे एंगल वगैरह भी इंपॉर्टेंट है जो बाद में सीखेंगे हम लोग। कितना मीटर 5 मीटर। अब खुद सोचें अगर ये सीधे चले जाता तो कितना होता 4 मीटर प्लस 3 मीटर डायरेक्ट 7 मीटर होता, और डिस्टेंस कवर्ड भी 7 मीटर होता। अब बताइए अगर ये नीचे आ जाता तो जो डिस्टेंस कवर्ड है वो तो 7 मीटर ही होता, बट डिस्प्लेसमेंट होता 5 मीटर, बट उसका क्या चेंज हो जाता डायरेक्शन। उसी तरह से अगर हम क्या करते, मान लेते हैं कि मैं 4 मीटर गया और 3 मीटर वापस आ गया, ठीक है। अब बताइए कितना डिस्टेंस कवर हुआ, 4 मीटर गया 3 मीटर वापस आ गया 7 मीटर, पर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, बस कितना मीटर 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ। इसी तरह से अगर हम क्या करें, ये 4 मीटर हम गए और 3 मीटर ऐसे आ गए, जो एंगल मुझे पता नहीं है, ये मान लेते हैं 90 नहीं है, ये 45 डिग्री, मान लो 30 डिग्री ऐसा हुआ, तो ये जो ये होगा डिस्प्लेसमेंट, बट ये प्लस ये क्या देगा डिस्टेंस कवर्ड। तो डिस्टेंस कवर्ड क्या है ना कि उन दोनों के बीच का क्या एंगल हुआ, आप जो टर्न मारा, और भी चीज़ों में हम सीखेंगे, उस टर्निंग की वजह से जो एंगल हुआ उस एंगल की वजह से एडिशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट वेक्टर में फ़र्क पड़ेगा। दैट इज़ डिस्प्लेसमेंट में फ़र्क पड़ रहा है और डिस्टेंस कवर्ड में उसके एंगल से कोई मतलब नहीं है। बट फिर सिर्फ ये जानते हैं कि 4 मीटर प्लस 3 मीटर कितना मीटर हो गया 7 मीटर। यही एक केस है जब आप करंट में पढ़िएगा, करंट में मान लेते हैं 4 एम्पियर करंट जा रहा है और इधर से कितना आ रहा है 3 एम्पियर, एंगल तो 90 डिग्री बन रहा है, लेकिन करंट के केस में ये जिधर से भी निकलेगा ये 7 एम्पियर ही होगा। दैट इज एम्पियर का मतलब कूलम पर सेकंड होता है, 1 सेकंड में कुछ आता है, ये आप बाद में समझेंगे। तो 1 सेकंड में अगर 3 कुछ आ रहा है, यहाँ 1 सेकंड में 4 कुछ आ रहा है, तो 1 सेकंड में यहाँ पे 7 कुछ जाना पड़ेगा, क्योंकि रोक नहीं सकते यहाँ पे। तो करंट के केस में वो डायरेक्शन तो होता है बट वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता है। मतलब ये है कि वेक्टर क्वांटिटी में तो डायरेक्शन होगा ही, लेकिन जिसमें डायरेक्शन होगा वो वेक्टर होगा ये ज़रूरी नहीं है। मतलब ये स्केलर में भी डायरेक्शन हो सकता है, स्केलर में भी मे हैव डायरेक्शन, लेकिन जो वेक्टर होगा ना उसमें डायरेक्शन का होना बिल्कुल कंपलसरी है, ये ख्याल में रखिएगा, मस्ट हैव डायरेक्शन। ठीक है। अब नेक्स्ट बात आती है जो इंपॉर्टेंट है, जो समझाने की कोशिश करा, अगर समझ आया होगा तो, ये फॉलो करता है किसको, फॉलोज अलजेब्रिक एडिशन या स्केलर एडिशन या नॉर्मल अरिथमेटिक एडिशन। और ये एक स्पेशल एडिशन हम बाद में सीखेंगे जो एंगल की वजह से कितना बदलाव आएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab cos थीटा, अगर आप जानेंगे तो बाद में इस तरह का एक फार्मूला आएगा 2ab cos थीटा का अंडर रूट, ठीक है ना, और इसका एंगल आएगा 2ab ओवर, सॉरी मुझे खुद ही नहीं याद रहता है, b sin थीटा ओवर a प्लस बी कॉस थीटा। इससे हम डायरेक्शन जाने की कोशिश करेंगे, इस तरह का कुछ होगा, आपको उस पर नहीं पढ़ना। ये जो फॉलो करता है इसको बोलते हैं हम लोग फॉलोज ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये वेक्टर एडिशन को फॉलो करता है और ये अलजेब्रिक एडिशन को फॉलो करता है। और वेक्टर एडिशन के बारे में हम लोग क्लास 11 में डिटेल्स पढ़ेंगे, या हम कोशिश करेंगे क्लास 9 या क्लास 10 के जो काइनेमेटिक्स है उस पर जानने की। अभी आपके लिए बहुत टफ हो जाएगा, इसके लिए ट्रिगोनोमेट्री आ जाएगी जो आपके लिए टफ हो जाएगा। तो आपने क्या सीखा स्केलर वेक्टर में, क्योंकि स्केलर वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, इसको मेजर कर सकते हैं, मेजर करेंगे तो मैग्नीट्यूड का होना कंपलसरी है, और मैग्नीट्यूड का होना कंपलसरी है, और डायरेक्शन स्केलर में हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, बट वेक्टर में डायरेक्शन का होना कंपलसरी है। ठीक है। और उसके बाद आते हैं इसमें स्केलर में अलजेब्रिक एडिशन को फॉलो करता है और वेक्टर एडिशन को फॉलो करता है। आई थिंक आपको बात समझ आई होगी, इसको नोट डाउन करें। चलिए, आई थिंक आपको बात समझ आई होगी। तो बात ये है कि स्केलर और वेक्टर तक मैंने आपको समझाया। नेक्स्ट हमारा टॉपिक बनेगा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं लेक्चर के ड्यूरेशन को देख रहा हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि 30 मिनट और 40 मिनट से ज़्यादा लेंथी ना हो। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को कवर करेंगे, और ये बहुत ही इंट्रोडक्शन था, मतलब इंट्रोडक्शन के साथ साथ हमने सीख भी लिया कि रेस्ट और मोशन क्या है, और साथ में स्केलर वेक्टर क्या है, पार्टिकल्स क्या हैं, मतलब पार्टिकल का मतलब केमिस्ट्री में कुछ और है, यहाँ पार्टिकल का मतलब साइज को इग्नोर करेंगे। और हमने काइनेमेटिक्स, काइनेटिक्स, डायनेमिक्स, काइनेटिक्स, स्टैटिक्स, इसके बारे में जाना है कि डेफिनेशन के क्या क्या होता है। ठीक है। रिजिड बॉडी का ख्याल, हम लोग रिजिड बॉडी की बात करेंगे, यहाँ जो मोशन की बात करेंगे उसके सेंटर ऑफ मास को हम कंसीडर करेंगे, बहुत सारी बातें।
तो और भी अगर आपको लगता है कि यहाँ पे कुछ टॉपिक छूट गया कि सर ये वाला टॉपिक छूट गया यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और एक वेक्टर की अगर बात करें तो वेक्टर में एक सिंबल है, जान लीजिए, ये ऐसे हम लोग डिनोट करते हैं। ये एक रफ अभी है, लेकिन इसको आप मेज़र करके भी कर सकते हैं। जैसे आप अगर 10 न्यूटन ईस्ट की तरफ बता रहे हैं तो आपको यहाँ बोलना पड़ेगा ये ऐसे 1 2 3 4, और मैं बढ़ा दिया एक एक यूनिट हमने कितना 2 2 न्यूटन का लिया, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, और ये क्या बताएगा डायरेक्शन। लेकिन हम लोग रफ में ऐसा लिख देंगे जैसे ए बी के ऊपर हमने डायरेक्शन दे दिया, तो ये वेक्टर का सिंबल है। तो वेक्टर का सिंबल पीछे क्या बताएगा, मैग्नीट्यूड, और आगे जो एरो है वो क्या बता रहा है, डायरेक्शन। आई थिंक आपको बात समझ आई होगी, और आपको समझ आया है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें कि सर आप बहुत अच्छा समझाते हैं या ख़राब पढ़ाते हैं, या वट एवर जो भी फीडबैक देना है आप देने की कोशिश करें। मैं नेगेटिव जो कमेंट है उसको भी देखने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, और मैं उसको और अच्छा करने की बिल्कुल कोशिश करूँगा अगर उसमें मेरी खामी रहेगी। तो आप बिल्कुल लिखें कि सर आप कैसा पढ़ाते हैं, कैसा नहीं पढ़ाते हैं, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। मैं टीचर हूँ, उससे ज़्यादा स्टूडेंट हूँ, मैं सीखने की कोशिश करता हूँ। अगर आप मुझे सिखाने की कोशिश कीजिएगा पॉजिटिवली तो और बेटर होगा। बट आप ज़रूर लिखें कि आपको समझ आया या नहीं आया। अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच मेरे प्यारे बच्चों।